Hello students, good morning. Today we will learn class 8 science chapter 15 some natural phenomena. What is the natural phenomena? A natural phenomenon is anything that occurs on its own in nature without any kind of the human intervention. मीन्स नेचर फिनोमेना वो है जो अपने खुद ही होता है नेचर में विदाउट जो ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है उसके बिना होता है. फॉर एग्जाम्पल्स द वेदर ऑफ ए प्लेस, फोग, स्टॉर्म्स, winds, tides, volcanic eruptions and cyclones all can be the categorized as the natural phenomena. जैसे फोग है, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन से, अर्थक्वेक है, ये अपने आप खुद ही होती है, नेचर में एग्जिस्ट होती है. सम नेचुरल फिनोमिना कैन बी द डिस्ट्रसिव सच एज द साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. बहुत सारी जो नेचुरल फिनोमिना है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, जैसे साइक्लोन है, थंडरस्टॉर्म से, लाइटनिंग है, अर्थक्वेक से. However, there are some ways with which we can protect and prepare ourselves from this nature disaster. बहुत सारे हमें रास्ते भी इंसान हैं, हमने रास्ते भी बनाए हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं या तो हम अब उसके लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं कि ये नेचर डिजास्टर से. ये रहे दिस आर द नेचर फिनोमिना, राइट? दैट इज द ड्रॉट, अर्थक्वेक्स, देन एक्सट्रीम हीट, देन फ्लड, then right, okay, you are here watching the examples of the natural phenomena. Now what is the lightning? Lightning is an electric discharge of an electric spark that occurs in nature on a major scale. It is caused by the accumulation of the charges in the clouds. जब clouds में चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है, राइट, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज और द इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, नेचर में एक मेजर स्केल पे होता है, उसको लाइटनिंग कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बिजली गिरना भी कहते हैं. इट कैन बी डेडली एंड कोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. वो डेडली भी होता है और लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत सारा नुकसान भी करती है. एंड इन एंशियंट टाइम्स पीपल वेर unaware of the course of the lightning and hence they were scared of it. पुराने जमाने में लोग इसके लाइटनिंग से बहुत अनअवेयर थे, अनजान थे, इसलिए वो उनसे डरते थे. लेकिन nowadays scientists have evolved some precautions that can help us to prepare and protect ourselves from this natural phenomena. लेकिन आजकल साइंटिस्ट ने बहुत सारी ऐसी मेथड बनाई जिससे हम लोग प्रिपेयर भी हो सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. ये नेचुरल फिनोमेना लाइटनिंग से हम अपने आप को prepare and protect कर सकते हैं. This you can see the lightning, how the lightning occurs in the nature. Okay. Now the sparks that Greeks knew about. ग्रीस लोग जो होते थे ग्रीक, राइट, वो कैसे जानते थे इस बात को? द ग्रीक्स were already aware of the electric charges from the 600 BC. They knew that when the amber, a type of the resin or the synthetic polymer, and the fur are rubbed together. जब अंबर और फर को रब किया जाता है, then amber can attract light objects like the hair, right? तो जब अंबर और जो फर को जब रब किया जाता है तो अंबर क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट, मीन्स हल्के ऑब्जेक्ट लाइक द हेयर है, फर है, उसको वो अट्रैक्ट करता है. सिमिलरली वुलन क्लॉथ्स और द पॉलिस्टर क्लॉथ्स ऑल्सो अट्रैक्ट हेयर एंड कैन प्रोड्यूस अ लिटल स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड व्हेन दे आर टेकन ऑफ फ्रॉम योर बॉडी, राइट? विंटर में आप लोग वुलन क्लॉथ्स या पॉलिस्टर क्लॉथ्स जब अपने बॉडी से रिमूव करते होंगे तो आपको एक लिटिल स्पार्क या क्रैकलिंग साउंड सुनने में आता है. ये दिस इज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस जो इसमें इलेक्ट्रिक वुलन क्लॉथ्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं. नाउ बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट who in 1752 discovered and proved that lightning and the spark produced from these clothes are all the same things. जो लाइटनिंग में स्पार्क होता है वो और जो वुलन और द पॉलिस्टर क्लॉथ में जो स्पार्क होता है वो दोनों की जो प्रोसेस है वो सेम होती है. किसने ये प्रूव किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, राइट? नाउ व्हाट आर एक्चुअली द इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? Here you can see the electric charges, right? Here you can see the structure of the atom, right? Here you can see the in the nucleus that is the protons and neutrons are present,
Proton is a positive charge, neutrons are the neutral charge and electrons is always a negative charge. न्यूट्रॉन्स क्या होता है नेगेटिव न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज we know that every atom comprises of the subatomic particles such as the electrons protons and the neutrons all these particles share a common property that they carry electric charges electrons have a negative charge on them while the protons have the positive charge इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है वी नो दैट द एटम्स कैरी अ बैलेंस चार्ज however these charges are may sometimes become out of order राइट हमें पता है कि ये जो चार्ज होते हैं वो हमेशा एक बैलेंस में होते हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है ये जो चार्ज होता है वो आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते हैं एन ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल if it is carrying a balanced proportions of the positive and the negative charge जो ऑब्जेक्ट है वो कब न्यूट्रल कहा जाता है जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस में होते हैं तब वो एक ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द चार्ज ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट लेकिन चार्ज कब कहा जाता है ऑब्जेक्ट को जब उसमें या तो प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं इन शॉर्ट उसमें इम्बैलेंस हो जाता है या तो इलेक्ट्रॉन्स का या तो प्रोटॉन्स का या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है प्रोटॉन्स बढ़ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है राइट नाउ चार्जिंग बाय रबिंग हाउ कैन वी चार्ज बाय रबिंग इट right when we rub two objects with each other they get charged due to the transfer of the electrons between them for example if we rub a rubber balloon with the animal fur the balloon is made up of the rubber right made up of the rubber balloon किससे बना होता है rubber attracts the electrons from the animal fur वो क्या करता है बलून होता है वो एनिमल फर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर जाता है अब बलून इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो बलून क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज दिस रिजल्ट्स इन द रबर हैविंग द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रबर में बलून्स में क्या हो जाएगा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा while the fur having the shortage of the electron तो फर के पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा इन द सेम वे इफ वी रब ए प्लास्टिक कॉम्प विद द ड्राई हेयर द कॉम्प एक्वायर्स द सम चार्ज राइट अभी इसने जो ऊपर की प्रोसीजर में क्या हुआ रबर के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और एनिमल फर के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया राइट नाउ टाइप्स ऑफ द चार्ज एंड द इंटरेक्शंस ये आप देख सकते हो लास्ट वर्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स We know that the charge objects may have a shortage or excess of the electron. जो चार्ज सब ऑब्जेक्ट होता है या तो उसमें शॉर्टेज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की या तो एक्सेस हो जाता है Objects having an excess of the electrons are called the negative charge, while an objects having a shortage of the electrons are called the positive charge. जो ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है और जो ऑब्जेक्ट में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिमूव कर देता है बेचारा उसको नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है फॉर इंस्टेंस व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद द क्लॉथ इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द सिल्क क्लॉथ्स बिकम द नेगेटिव चार्ज क्यों सिल्क क्लॉथ क्यों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने से क्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने से वो नेगेटिव चार्ज हो गया These charged objects are now capable of attracting other charged and uncharged objects. अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होगा दूसरे अनचार्ज या तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम काइंड ऑफ द चार्ज रिपेल ईच अदर जो ऑब्जेक्ट्स को सेम काइंड ऑफ द चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे while objects with the different kinds of the charge attract each other. राइट अगर दोनों में पॉजिटिव होगा तभी भी वो रिपेल करेंगे दोनों में नेगेटिव होगा तभी भी रिपेल करेंगे लेकिन एक में पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा तो वो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ओके नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहा जाता है द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और द रिपल्सन experienced by the charge object is called the electrostatic force जो force of the attraction और the repulsion जो ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है राइट नाउ व्हाट इज
स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहा जाता है? स्टैटिक चार्ज और द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज विच डज नॉट मूव, जो मूव नहीं होती। स्टैटिक इलेक्ट्रिक या तो स्टैटिक चार्ज किसको कहा जाता है? जो चार्ज मूव नहीं करते। स्टैटिक चार्ज आर ए रिजल्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब विथ ईच अदर, राइट। जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तभी वो प्रोड्यूस होता है। When two surfaces come in contact with each other repeatedly, it results in the transfer of the electrons from one material to another. जब दो ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तभी ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। The strength of an electric charge depends upon the different factors such as the temperature and the humidity. जो strength of the electric charge है वो दो factors पे depend होती है, एक temperature and the humidity, and second the properties of the surface such as the material, right? material पे भी depends होता है। static charge, in opposite to the static charge, there is an electric current. The electric current results when the charges flow or move from the one point to the another. Right? Electricity कैसे move करती है? Electric current, ये charges एक जगह से दूसरी जगह पे move होती है, लेकिन static charge move नहीं करते। The electric currents result in glowing of the bulb or working of all the electrical appliances. ये तो you can see the electric current, right? उसमें इलेक्ट्रॉन्स खुद मूव करते हैं, लेकिन स्टैटिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, राइट। नाउ द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस। चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द कंडक्शन एंड इंडक्शन। जो ट्रांसफर ऑफ द चार्ज होते हैं वो कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे ट्रांसफर होते हैं? या तो कंडक्शन या तो इंडक्शन से। व्हाट इज द कंडक्शन? When a charge object comes in contact with a conductor, it results in the transfer of the charge through the conductor. जब चार्ज ऑब्जेक्ट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द कंडक्टर में होता है तो वो चार्ज अपना ट्रांसफर करता है। ये यू कैन सी द न्यूट्रल, ये राइट, अ न्यूट्रल मेटल, राइट, that is pierced, that is raised upon the insulating platform. Now when the aluminum plate is touch the metal sphere, electrons are drawn off the sphere and onto the aluminum plate, right? Electrons कैसे change हो जाते हैं, and the aluminum plate has the less excess positive charge and the metal sphere now has and the excess of the positive charge. Okay. Now what is the induction? When a charge object is brought near a neutral object, जब charge object एक neutral object के contact में आता है, it results in shifting of the position of the electron. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज आ जाती है इन द अदर ऑब्जेक्ट्स, उसको इंडक्शन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्ज एंड द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, while the process of the conduction requires a physical contact between them. इंडक्शन में चार्ज और किसी की भी जरूरत नहीं होती, चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, while the कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। Now next is the how the transfer of the electric charges leads to the conservation of the charge, right? Transfer of the electric charge है वो कैसे conserve करता है electric charge को। The net charge on a neutral object is zero, right? Neutral object में net charge तो zero ही होता है। However, when an object receives some electrons from the another object, the net negative charge on the first object is equal to the net positive charge of the second ऑब्जेक्ट, राइट। उसका नेट चार्ज जीरो होता है। जब वो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है तो नेगेटिव चार्ज कितना होता है? इतना होता है जितना सेकंड ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दिस वे चार्जेस आर कंजर्व ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस, राइट। जो चार्जेस है वो हमेशा कंजर्व करा होता है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप। It is a device which can test if an object is charged or not. वो एक डिवाइस है जो टेस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। अब्राहम बेनेट डेवलप अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इन 1787। अब्राहम बेनेट ने ये डेवलप किया था गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप 1787 में। Now what is the structure of the electroscope?
Generally, gold and the silver are used to construct an electroscope because they are the good conductors of the electricity. Otherwise, copper and aluminium can also be used. Most of क्या होता है गोल्ड और सिल्वर इज द बेटर गुड कंडक्टर और दैट्स वाई दे आर यूज. बाकी एल्यूमिनियम और कॉपर भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास जार हैविंग ए वर्टिकल ब्रास रोड. एक ग्लास जार लेते हैं उसके अंदर एक वर्टिकल ब्रास रोड होता है. द रोड इज इंस्टेड इंसर्टेड इनटू द जार थ्रू द कोर. रोड को जो ब्रास का रोड है वो कॉर्क के थ्रू अंदर इंसर्ट किया जाता है किसमें ग्लास जार में. The brass rod has a brass disc or the horizontal rod attached to it. ब्रास रोड को एक ब्रास डिस्क होता है जिसके जो हॉरिजॉन्टल रोड उसको अटैच होता है. फ्रॉम द अदर एंड 2 लीव्स ऑफ द गोल्ड आर सस्पेंडेड. और दूसरे एंड से 2 लीव्स गोल्ड के उसके अंदर सस्पेंड किया जाता है. राइट, हियर यू कैन सी दिस इज द मेटल कैप, दिस इज स्टैम्प, कंडक्टिंग केस, इंसुलेटर, ग्लास फ्रंट, अर्थिंग terminal. Now here the 2 leaves gold leaves, right? Here you can see the structure of the electroscope. Now working of the electroscope. When a charge object touches the brass disc, electric charges get transferred from the brass rod to the gold leaves. जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट टच करते हैं ब्रास डिस्क को तो इलेक्ट्रिक चार्ज गेट ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रास रोड टू द गोल्ड लीफ. तो वो ब्रास रोड से कहाँ जाता है गोल्ड लीव्स पे जाता है. एज ए रिजल्ट द गोल्ड लीव्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. राइट, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मूव अचे रिपेल होंगे और दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर डेपिटिंग द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज. इससे क्या पता चलेगा कि इसके अंदर चार्ज है. राइट, हियर यू कैन सी द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. नेगेटिव चार्ज अगर डाला जाएगा तो दोनों गोल्ड लीफ में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, देन दे विल रिपेल. Now discharging and the earthing. What is the discharging and what is the earthing? When a charge object loses its charges, it is said to be a discharge. जब चार्ज ऑब्जेक्ट का अपना चार्ज लूज होता है तो उसको डिस्चार्ज कहा जाता है. When a charge object transfer its charges to the earth, it is called the earthing. जब चार्ज ऑब्जेक्ट अपना चार्ज अर्थ को ट्रांसफर करता है उसको कहा जाता है अर्थिंग. Generally, every building is provided with the earthing to protect it from the electrical shocks due to the leakage of the electric current. Generally, हर एक बिल्डिंग में अर्थिंग किया जाता है. क्यों किया जाता है? To protect it from the इलेक्ट्रिक शॉक्स. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के अगर लीकेज हो तो इलेक्ट्रिक करंट हो या इलेक्ट्रिक शॉक्स होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग किया जाता है. राइट, हियर यू कैन सी द इलेक्ट्रिक सिस्टम विद द अर्थिंग. हाउ इट वाज? Here, one phase of the distribution of the transformer से लाइव वायर को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ राइट यहाँ ऐसे डिस्चार्ज किया जाता है. कैसे? फॉल्ट करंट. राइट, वो अगर आएगा तो फॉल्ट करंट पासिस थ्रू द अर्थिंग. ये फॉल्ट करंट अगर कभी भी आएगा तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से या तो ट्रांसफार्मर से तो वो डायरेक्टली जमीन में जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा और फॉल्ट करंट से शॉक सर्किट या तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से का चांसेस 0 हो जाएगा. राइट, सो हाउ द अर्थिंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द शॉक. राइट, ये न्यूट्रल हो जाएगा. नाउ हियर इलेक्ट्रिक सिस्टम विदाउट अर्थिंग. अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम में अर्थिंग नहीं किया जाएगा तो वंस हियर यू कैन सी वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रांसफार्मर. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अगर ये चार्ज ये होगा तो ये अर्थिंग कहाँ जाएगा? ये ह्यूमन फिगर पे जाएगा एंड फॉल्ट करंट पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी और वहीं वो उसको शॉक करके इलेक्ट्रिक शॉक से वो डाई भी हो सकता है. राइट, इट्स बेटर वी शुड डू द अर्थिंग ऑन ईच एंड एवरी बिल्डिंग वेयर वी लिव. ओके, नाउ स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग. राइट, हाउ द लाइटनिंग इन द अर्थ occurs. Here you can see. Right, in the clouds you have seen the positive charge, negative charge, clouds. Now there are the 3 types of the lightning. Cloud to the cloud lightning. Right, cloud से एक cloud से दूसरे cloud में lightning होते हैं. Then second is the cloud to the air lightning. Right, and third is the cloud to the ground. पहला है cloud to cloud, second है cloud to the air, and third one is the cloud to the ground. Cloud में से ground पे. The third one is the more dangerous. Right? During a thunderstorm, the hot air
moves upwards while the raindrops fall downwards, right? थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, हॉट एयर ऊपर जाती है और जो रेनड्रॉप्स है वो नीचे आते हैं. दिस लीड टू द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर. एज ए रिजल्ट द नेगेटिव चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड इन द लोअर एजेस of the clouds while the positive charge accumulated at the upper edges. क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, राइट. क्यों नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि ये जो थंडरस्टॉर्म में हॉट एयर ऊपर जाती है तो नेगेटिव चार्ज होती है, वो क्लाउड्स के नीचे की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ऊपर की तरफ एजिस में जाते हैं. द ग्राउंड इज एक्यूमुलेटेड विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर. ग्राउंड के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है. दिस चार्जेस बिगिन टू मल्टीप्लाई ड्यू टू द इंक्रीज इन द विंड्स एंड द रेनफॉल. अब ये चार्ज मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है ड्यू टू द विंड्स एंड द रेनफॉल. ऑल्दो द एयर इज a poor conductor of the electricity due to the heavy charges, it is unable to restrict the electric flow after some time. भले एयर पुअर कंडक्टर है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हेवी चार्जेस की वजह से वो इलेक्ट्रिक फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर सकती. द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज मीट विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्पार्क. अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर मीट होंगे तो क्या होगा, there will be the production of the electric spark in the form of a spark, a streak of light accompanied by the sound. क्या होगा, streak of the light होगी जिसके साथ आवाज accumulated accompanied by sound, आवाज भी जोरदार आएगी. The streak is called the lightning and the whole phenomena is called the electric discharge. streak को क्या कहा जाता है, lightning कहा जाता है, और whole phenomena को क्या कहा जाता है, electrical discharge. This electric discharge can occur between the two or the more clouds. ये electric discharge दो और ज़्यादा clouds के बीच में भी होता है. Now the next question is the why does the lightning strike tall building easily? Lightning बड़ी बिल्डिंग को ही क्यों जल्दी स्ट्राइक करती है? We know that lightning occurs at a streak of the charges that fall towards the ground. Lightning कैसे होता है, streak of the charges में अकस होती है जो जमीन की तरफ नीचे चली जाती है. Now what happens? The tall buildings and the tall trees can easily conduct the charge towards the ground. वो easily conduct कर देते हैं charge towards the ground. The air gap between this building and the lightning is short. जो air का gap है lightning का, right, वो tall building and clouds के बीच का short है. Hence they are more susceptible to the lightning. And this that does not mean that the short objects would not be affected by the lightning. इसका मतलब ये नहीं है कि short objects को lightning की इफेक्ट नहीं होंगी, but the chances to the tall buildings and the tall trees are more, right? They are more susceptible to the lightning effect. Now, how can we keep ourselves safe from the lightning? Means lightning safety. What should we do or what should we don't do during for the lightning, right? One should not stay in an open place during the lightning and thunderstorm. Hence, as soon as we hear any alert about the lightning or the thunderstorm, we should rush to the safe place such as the house or the building. हमें जैसे ही लगे कि अभी बिजली भड़कने वाली है, हमें तुरंत ही सेफ प्लेस पे हाउस या बिल्डिंग के अंदर चले जाना है, ओपन प्लेस में नहीं रहना है. If somebody is there in a car or a bus, they should stay inside and keep all the doors and windows closed. अगर हम लोग ट्रैफिक में है, कार में है, बस में है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ऑल द विंडोज एंड द डोर्स को क्लोज कर देना चाहिए. वन शुड रीड इनसाइड द सेफ प्लेस, राइट, until the storm lasts. हमें अपने सेफ प्लेस पे कब तक रहना चाहिए, जब तक स्टॉर्म्स अगर पूरा न हो जाए तब तक. Now what about the outdoor safety? One should not stay in an open place such as in the open vehicle like a motorbike, tractor, open fields, elevated places and or the tall trees, right? हमें open place में नहीं रहना चाहिए. One should not carry an umbrella during the storm. फायदा ही नहीं है, अम्ब्रेला लेके हमें स्टॉर्म में नहीं रहना चाहिए. इफ ए पर्सन इज अराउंड अ फॉरेस्ट दे शुड हाइड अंडर शॉर्ट ट्रीज. अगर पर्सन फॉरेस्ट में है तो उसको शॉर्ट ट्रीज के अंदर छुप जाना चाहिए. वन शुड नॉट गेट नियर टू एनी पोल्स ऑन द मेटल ऑब्जेक्ट. पोल्स या तो मेटल ऑब्जेक्ट के पास में नहीं खड़ा रहना चाहिए. One should squat low on the ground instead of lying down, right? स्क्वैट हो जाना चाहिए ग्राउंड पे, सो नहीं जाना चाहिए बट स्क्वैट हो जाना चाहिए. हियर आई एम शोइंग यू द पिक्चर्स ऑफ दैट. व्हाट टू डू इफ यू आर कॉट इनसाइड ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्टॉर्म.
अवॉइड टॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक द ट्रीज एंड द यूटिलिटी पोल्स, राइट, ये इसको अवॉइड करना चाहिए. नाउ सीक शेल्टर इन लो लाइंग एरियाज, राइट, लो लाइंग एरियाज पे हमें शेल्टर करना चाहिए. अवॉइड बॉडीज ऑफ द वाटर, राइट, वाटर बॉडीज के पास में नहीं जाना चाहिए. अवॉइड डाउन्ड पावर लाइन्स, राइट, अगर पावर लाइन टूटी हुई होती है वहाँ हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए. Okay, now what is the indoor safety? Lightning is an electric discharge, hence one should not stay away from the electric wire, telephone cables, metal pipes during a thunderstorm. Lightning actually ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो हमें इलेक्ट्रिक जो टेलीफोन है, केबल से, मेटल पाइप से, इलेक्ट्रिक जो खंभे होते हैं वहाँ हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए. इसीलिए जब बहुत बारिश होती है तो पावर कट कर देते हैं, पावर हाउस वाले क्या कर देते हैं, पावर कट कर देते. क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी तो उसके साथ स्पार्क होके ज़्यादा नुकसान हो ना, इसीलिए वो पावर कट पहले से ही किया जाता है. Second one is one may use a cordless phone or a mobile phone in an emergency. Third, we should not come in the contact with the running water, hence one should avoid bathing, right? हमें रनिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, तो हमें जब भी ऐसे थंडरिंग या लाइटनिंग होती है तो हमें बाथिंग नहीं करना चाहिए. फोर्थ वन शुड अनप्लग ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन द हाउस, फॉर एग्जांपल टीवी, कंप्यूटर्स, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक लाइट्स do not cause any harm and hence can be kept on, right. जब भी ऐसे लगता है कि अभी लाइटनिंग हो रही है तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो तुरंत ही स्विच ऑफ कर देने चाहिए. नहीं तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक इसमें ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज़्यादा आ जाएगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिक शॉक या शॉर्ट सर्किट हो सकती है, राइट. नाउ द लाइटनिंग सेफ्टी टिप्स इंडोर. स्टे अवे, फर्स्ट वन इज द स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, राइट, विंडो से दूर रहना चाहिए. डू नॉट यूज द टेलीफोन. देन थर्ड, डू नॉट बात नहीं करना चाहिए. नाउ अनप्लग द ऑल द अप्लायंसेस एंड डू नॉट वॉश द डिशेस एंड, राइट, कीप ऑफ द अपना ये जो फोन है, ये सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमें बंद कर देना चाहिए. नाउ यूजिंग अ लाइटनिंग कंडक्टर. व्हाट इज द लाइटनिंग कंडक्टर? In order to protect buildings from the lightning, a lightning conductor device is used. When the building is being constructed, a metallic rod having the height more than the building is placed in the walls of the building. जब भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो लाइटनिंग कंडक्टर डाला जाता है. वो कैसे डाला जाता है? जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो मेटालिक रोड जो बिल्डिंग की हाइट से भी बड़ा एक मेटालिक रोड उसके साथ बनाया जाता है. और ये मेटालिक रोड का वन एंड ऑफ द रोड इज इन द एयर. एक जो रोड है वो एयर में होता है, वाइल द अदर एंड इज बरीड इनसाइड द अर्थ. सेकंड रोड है वो जमीन के अंदर डाटा जाता है, राइट, गढ़ा जाता है, बरीड किया जाता है. तो क्या होगा? द रोड इज ए कंडक्टर. रोड क्या होगा? कंडक्टर. एंड हेंस ड्यूरिंग द लाइटनिंग इट अलाउज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू द ग्राउंड. जब लाइटनिंग होगी तो वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को एब्सॉर्ब करके डायरेक्टली जमीन में डाल देगा. तो ये बिल्डिंग अपनी जो टॉल बिल्डिंग से वो लाइटनिंग की इफेक्ट से बच जाएगी, right? Here you can see. Okay. Now working of the lightning conductor. ये lightning conductor कैसे work करता है? The lightning conductor rod consists of a pointed ends which are made up of the copper wire. एक pointed ends होता है जो copper wire से बनाया जाता है. These copper wires are brought down along the building and are attached to a metallic plate in the ground. Right? एक वो attach करता है metallic plate को ground के साथ. If lightning hits the building, the copper wires carry these charges quickly to the ground, right? अब अगर lightning hits करती है बिल्डिंग तो copper wires क्या करता है? जल्दी जल्दी ये चार्ज को जमीन के अंदर डाल देता है, तो वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, राइट. और ये अर्थिंग की वजह से हमारी बिल्डिंग बच जाती है. Now we will learn about the earthquake, right? What is the earthquake? Some natural phenomena such as the thunderstorms and the cyclones can be predicted by the meteorologists. However, there are the certain natural phenomena that are uncertain and cannot be predicted accurately. One of them is the earthquake. Earthquake is a natural phenomena that occurs as shaking or the trembling on Earth's surface. It occurs or lasts for a very short span of the time. The main cause of the earthquake is the disturbance inside the crust of the earth. मेन कॉज क्या है कि अंदर अर्थ के क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए अर्थक्वेक होता है.
Deep inside the earth, earthquakes occur all the time. However, they do not noticeable on the earth's surface. Sometimes major earthquakes occur on the earth's surface, which can be disruptive. बहुत बार क्या हो जाता है, मेजर अर्थक्वेक्स जो होते हैं अर्थ पे होते हैं, जो बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव होते हैं. Now, what can the earthquake lead? Earthquake can lead to the loss of the life, loss of the property such as the buildings, dams, bridges, and flood, landslides, tsunamis. Right? Here you can see the destructions due to the earthquake. पहले देखो before building was like that, then after that, what is the destruction? See? Okay. Now, what is the cause of the earthquake? Earth's surface is divided into the several layers of the crust, mantle, inner core, and the outer core. Right? Earth की surface है वो 4 layers में होते हैं. इनर कोर, देन आउटर कोर, देन मेंटल, और सबसे ऊपर जहाँ हम लोग रहते हैं, राइट, जहाँ ओशन से जो हमारी ज़मीन है, राइट, वो का क्या है, कॉन्टिनेंट से इतने सारे ओशन से वो लेयर को क्रस्ट कहा जाता है. उसके अंदर मेंटल होता है, उसके नीचे आउटर कोर होता है, और सबसे जो डीप होता है दैट इज द इनर कोर. Okay, so we have seen the crust, mantle, outer core, and the inner core. Now, the outermost layer of the earth is divided into the several plates. These plates are always moving. The outermost जो layer है वो plates में divided है, वो हमेशा move करती रहती है. As they move past each other or the collide, डिस्टर्बेंस आर कोज इन द अर्थ क्रस्ट. राइट, अगर ये पाए एक दूसरे के ऊपर मूव करती है या तो कोलाइड हो जाती है, राइट, तो क्या हो जाता है, अर्थ के क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो जाता है. दिस डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड द अर्थक्वेक और द ट्रेमर. इस डिस्टर्बेंस को क्या कहा जाता है, या तो अर्थक्वेक या तो ट्रेमर कहा जाता है. नाउ हियर आई एम शोइंग यू द मूवमेंट ऑफ द इंडियाज अर्थ प्लेट्स. राइट, यहाँ ऐसे अर्थ प्लेट्स ऐसे मूव करती रहती है. नाउ अदर कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक, और भी कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक के. एक है वॉल्केनिक इरप्शन, सेकंड वन इज when a material hits the earth surface, third the nuclear explosions under the earth surface. या तो वॉल्केनिक इरप्शन से, या तो मटेरियल हिट्स करता है अर्थ के सरफेस के, या तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर. ऑल्दो द कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक आर क्लियर, द साइंटिस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हेन द अर्थक्वेक वुड अकर. भले हमें पता है कि अर्थक्वेक के कॉजेज क्या है, फिर भी हम उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा. Now, what are the seismic zones? The movement of the plates causes and the earthquake. Hence, the earthquakes are the most likely to occur on the boundaries. The areas that lie on the boundaries or of the plates are called the weak zones, seismic zones, or the fault zones. Right? Movements जो plate है वो earthquake के ऊपर होती है. Right? Plates causes earthquake. Hence, the earthquake are the most likely to occur in the boundaries. Boundaries पे earthquake ज़्यादा होते हैं, और जो एरिया जहाँ ये अर्थक्वेक की प्लेट्स हीट होती है उस एरिया को या तो वीक जोन्स, या तो सिस्मिक जोन, या तो फॉल्ट जोन्स कहा जाता है. ये यू कैन सी द बाउंड्रीज पे अर्थक्वेक. राइट, ये सिस्मिक जोन्स ऑफ द इंडिया, ये जो रेड कलर के है, राइट, दैट इज द हाई रिस्क. और ब्राउन कलर के तो वेरी हाई रिस्क जोन है, रेड कलर के हाई रिस्क जोन है, येलो कलर के जो मिडल में है, राइट, वो लो रिस्क जोन है, पिंक कलर में दैट इज द मॉडरेट रिस्क जोन. Okay. Now, what is the Richter scale? A scale which is used to determine the magnitude or the strength of the earthquake is called the Richter scale. जो स्केल से हमें मैग्नीट्यूड या तो स्ट्रेंथ अर्थक्वेक की पता चलती है, उस स्केल को रिक्टर स्केल कहा जाता है. Destructive earthquakes have a Richter scale magnitude of more than 7. Means more than 7 अगर रिक्टर स्केल आता है तो इसका मतलब जो अर्थक्वेक होगा वो more destructive होगा. A Richter scale is not a linear scale, that is a magnitude of the Richter scale 6 does not imply that it is 1.5 times more destructive than an earthquake with a magnitude of the 4. Right? वो linear scale में नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि 6 है तो उसका मतलब वो 4 से डबल होगा. Right? It rather means that an earthquake of a magnitude of 6 is 100 times more powerful than the earthquake with a magnitude of the 4. समझ में आया? जो 6 का मैग्नीट्यूड है वो 100 टाइम्स मोर है किसके मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में. अगर 4 है और 6 है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है.
Right? Now, what are the seismic waves? The earthquakes produce waves on the earth's surface which are called the seismic waves. These waves travel in all the directions on the earth's surface. जो earthquake होते हैं वो waves produce होते हैं जो अर्थ की surface पे travel करते हैं और इस wave को seismic wave कहा जाता है. Now, what is the focus on of an earthquake? The focus of an earthquake is a point inside the earth's surface where the earthquake originates. जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं उस सेंटर को कहा जाता है हाइपोसेंटर. उसको क्या कहता है? हाइपोसेंटर या एपिसेंटर भी कहा जाता है. नाउ व्हाट इज द एपिसेंटर? द एपिसेंटर इज a region on the earth's surface that lies just above the focus of the earthquake is called the epicenter. The earthquake does not originate from the epicenter. Earthquake जरूरी नहीं, does not originate from the epicenter. Right? Now weight of the earthquake. Now, what is the seismograph? A seismograph is an instrument which can record the seismic wave. It contains a metal rod or the pendulum which can vibrate as the earthquake occurs. The metal rod is attached to a pen which records the waves on the paper. Scientists study these waves and then construct a map of the earthquake. This also helps in the determine the power of the earthquake. Right? ऐसे वो rotate होता है और earthquake के हमें magnitude हमें पता चलता है. Okay, a typical seismograph record. Here you can see. Now, rotations against the earthquake. The buildings located on the seismic zone should be constructed in a way that they can handle major tremors. The following measures should be taken by the people to make the houses of the building, that is the crack safe, right? Earthquake को सेव करने के लिए buildings ऐसी बनानी चाहिए, कैसी? Like this. People should always consult architects and the engineers before constructing a new building. The roofs of the building should be kept light. Timber or the mud should be used in the constructions of the building rather than heavy materials. Fourth one, the shelf and the cupboard should be fixed in the walls so that they do not fall off easily. Things such as the photo frames, geysers, clothes, and other wall hangings should be placed in a place that does not harm anybody if they fall off. And buildings should have the firefighting equipments as the earthquakes may cause the fire. Right? Firefighters should be also that be equipped in the building. Now you can see the earthquake resistance building, right? Yes, a cross bracing, that is enforced walls using the two steel beams. Then shock absorber, that is the base insulator, absorb the tremors of the earthquakes. Then here you can see the shear walls, that the concrete walls with the steel bars to them to reduce the rocking movements. Right? Now how can people protect themselves from the earthquake? Indoor safety measures. First one is the indoor safety. One should hide under a table until the earthquake stops. अगर earthquake घर पे आ गया, राइट, तो हमें टेबल, बड़े टेबल या कोई भी बड़ी चीज़ के नीचे हमें छुप जाना चाहिए. Second, one should not stay close to the heavy and the tall objects. Third, if one is in the bed, they should cover their head with a pillow instead of getting up. Right? अगर हम लोग सो रहे हैं तो हमें अपने हेड को पिलो से कवर कर देना चाहिए. Now, second one, the outdoor safety measures. One should find a place which has no tall buildings around to or even trees. Right? हमें एक वैसी प्लेस पे जाना चाहिए जहाँ कोई भी tall buildings नहीं होनी चाहिए. If a person is inside a car or a bus, they should drive slowly or to a clear place and be inside until the earthquake stop. अगर हम लोग कार में या बस में हैं तो हमें एक सेफ प्लेस पे चला जाना चाहिए और वहाँ एक आराम से छुप जाना चाहिए जब तक earthquake stop नहीं हो जाता. Okay? Hope you understand this chapter properly. Thank you. Have a nice day. Thank you.